ये वीडियो भाई लंबी होने वाली है। अरे पुलिस आ गई यार ऑफिस में। भाई मेरे उड़ के तोते, फुल ब्लैकआउट हो गया। वैसे नहीं होता हैंग, एकदम हाथ पैर नहीं हिल रहे। अरे ऑफिस में ना मेरा डेस्क इधर है ना, एक मिनट, उस पे जो सामने जो डेस्क है ना उस पे एचआर की टीम बैठती है। तो भाई सबसे पहले ना उन पे फ़ोन आता है, तो उन पे जब फ़ोन आता है पहले वो रिसीव करती है, उसके बाद अगर किसी का फ़ोन हो ना तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो अब मेरे सामने बैठी भाई, अब फ़ोन आया ना तो बात चल रही है वहाँ पर, पुलिस आई है बुला रहे हैं, पुलिस आई है बुला रहे हैं, पुलिस आई बुला रहे हैं, ऐसे खुसफुस सी हो रही। और उनके फेस पे हल्का दिख रहा कि घबराहट सी है। जिसके लगने वाले होते हैं उसे तो पता होती है भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, उस टाइम भाई दिमाग चल रहा लाइट की स्पीड से, पुराना सारा अब तक का लेखा जोखा सब मेरे दिमाग में चल रहा। वो भाई हमारे डेस्क पे देखे जा रही, मुझे ही देखे जा रही, मुझे देखे जा रही। उनकी भाई लग गए हाथ। तो मेरा साथ एक लौंडा बैठा रहता है, उसको आवाज़ लगाई, मैं देख रहा कि मुझे नहीं देख रही, ये तो इसे देख रही है। मैंने बोला इसे बुला रहे हैं? तो कह रही हाँ इसे बुला रहे, पुलिस आई है इसके लिए। मैं ऐसे नीचे बैठा ना कुर्सी में, और ऐसी रिलैक्स वाली सांस सी आई, पर मैं दिखा नहीं सकता था कि मेरी बच्ची पड़ी है। ऐसी सांस आई ना भाई, इतना रिलैक्स मैं अपने जीवन में पता नहीं कब हुआ हूँ। अभी पता चलेगा क्या मैटर क्या है। मुझे तो अभी अपने ऑफिस काम से दूसरी जगह जाना है। मैं तो ऑफिस से निकला और भैया बढ़िया मेरे लिए आ तो रखी है पुलिस पुराने ऑफिसों में। एक बार तो जब उस लड़की ने जहर खा लिया था, और एक बार तो जब वो पीछे मेरे से साइकिल पे बुढ़िया ने साइकिल मार दी थी। आर्टिस्ट बैठे हैं भाई पीछे, ड्राइंग बना रहे हैं इसकी। और यहाँ बालक भी हैं खूब सारे स्कूल के। इनकी कोई स्कूल वाले बालकों की स्पेशल क्लास लगा रखी, ड्राइंग व्राइंग चाहिए यार, बढ़िया अच्छा सिखा रहे हैं। बचपन से आर्टिस्ट निकलेंगे। राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। अरे क्यूएन ने बनाना था मुझे यार आज, पर अब उसकी स्टोरी के अलावा ना मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। अरे अपडेट आई है भाई, उस पे ना किसी लड़की ने स्टॉकिंग का केस लगा दिया है। मतलब स्टॉक करता था वो किसी को। अब क्या सच है क्या नहीं है भाई वो तो पता नहीं है। पुलिस पूछताछ करके चली गई है, बाकी डिटेल तो मैं कल ऑफिस जाऊंगा ना जब ही पता चलेगी। यार ये तो क्यूएन ने करना, पिछले वाले में तो भाई शादी ब्याह इसी के सवाल पे सारे, पर उसके अलावा इतने सारे डीप क्वेश्चन थे ना, सच में इस बार तो कैड़ा सोचने में मजबूर सा हो गया है। खैर करते हैं शुरू से शुरू। अक्षय, हाउ मच किलोमीटर्स डू यू रन एवरी डे? अरे रोज तो मैं भगता भी नहीं हूँ। हफ्ते में से एक दिन या 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन से ऊपर मैं कभी नहीं भागा। और मैं इस चीज़ को इतना ना ध्यान नहीं देता। मतलब मेरे घर से पूरा पार्क है, उधर वो श्राइन वाला एरिया, वो पूरा एक चक्कर सा मार के और उसके बाद मैं घर चला जाता, क्योंकि सुबह इतना टाइम हो भी नहीं पाता कि तसल्ली से मैं भाग पाऊँ, ऑफिस भी जाना होता है। पर ओवरऑल ये पूरा चक्कर मिला मिलू के 6-7 किलोमीटर हो ही जाते होंगे। पर कितना टाइम तो ऐसा होता कि मैं आगे कुछ करता भी नहीं हूँ, आगे सिर्फ बैठ जाता हूँ। या फिर सिर्फ वॉक करके चला जाता हूँ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फील के ऊपर है। बस हो गया टाइम, अपना चले वापस। अब चले अब काम पे। इसे बाद में मांजूंगा आके, रोज का यही रहता है। लगाते हैं कमेंट की रेडी अब। ये लक्की क्यूएन ने, इतने सालों बाद भी जापान की ऐसी कौन सी बात है जो आपको आज भी हैरान कर देती है? जापान में भाई अब मेरे को होने वाले 11 साल पूरे, 3 साल स्टूडेंट लाइफ के और 8 साल नौकरी के। जापान बहुत सुंदर है पूरा, लोग बहुत डिसिप्लिन है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, वर्क कल्चर, नौकरी के जो तौर तरीके होते हैं उसकी अच्छी वाली साइड, और उसका टॉक्सिक कल्चर जो भाई किसी को मरने में मजबूर कर देना, लगभग सारा देख लिया। और अब आदत सी पड़ गई है, कोई चीज़ हैरान नहीं करती, पर आज भी जो चीज़ हैरान कर देती है ना, एकदम सरप्राइज शॉकिंग, यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना वो देख, पता है क्या उनमें इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी है ना, वो सोच भी नहीं सकते भाई। कोई तो अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई अपना खाली निकल के फोटो खींच रहा है, कोई कहीं पार्क में बैठा पेंटिंग बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके पूरा जापान घूम रहा है, कोई एकदम कमर बिल्कुल झुकी पड़ी है फिर भी भाई कन्वीनियंस स्टोर पे, सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं प्रॉपर 70+।
और कुछ ऐसे हैं भाई लड़की के कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया रात को डोलते हैं एकदम चौड़े में, और कुछ तो ऐसे कपड़े पहनते हैं भाई एकदम कच्ची सी पहन के निकल जाते हैं यार। पीछे से देखेंगे ना कि ऐसा लगता है कि अरे कैसी औरत है यार, चौड़े में ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, और पास जाके देखो तो बाबा बहरूपिया कोई बूढ़ा आदमी होगा और मस्त डोल रहा होगा। मेरे घर के आसपास ना ऐसे ज़्यादा है थोड़े। एक बार मेरे घर के पास एक कंपनी है, वहाँ पर ना भाई बिकिनी सी में रात को 12 बज रहे बाहर बैठा पी रहा, तो मैं वहीं से जा रहा और विग विग लगा रखी प्रॉपर। मैंने कहा यार ये तो कोई औरत बैठी है रात को, देख रहा मैं उसको, तो फिर देखा उनकी अरे ये तो बूढ़ा आदमी है। तो मैं उसे जब देख रहा ना तो कह रहा है कैसे पिएगा, तो चल तेरी गल चीयर्स तो मार ही लेंगे, पूछूँ क्या मैटर है। तो मैं उसके साथ बैठा उससे बात कर रहा। मैंने कहा यार पुलिस कुछ नहीं कहती तुमको। तो उसने ना उससे बैग सा धरा था साइड में, बैग निकाला, अपने बटुआ सा था उसका एक काले कलर का, उसमें बैच था भाई पुलिस का, वो पुलिस में ही था। और एक बार मेरे घर के पीछे की साइड एक पुल है छोटा सा, तो उसके नीचे ना एक औरत बैठी रहती है, 70 प्लस ही होगी वो भी, तो मांगती रहती है। तो मैं वहाँ से जाता हूँ तो 1-2 बार उसको पैसे वैसे दे रखे हैं, और मैंने उससे बात भी कर रखी है, उसे पता है मैं इंडिया से हूँ और यहीं रहता हूँ। अब मेरी शक्ल के वहाँ है ही कितने, तो मैं एक बार वहाँ से जा रहा तो मेरे को ऐसे हाथ दे के रोक रही, आज का कुछ कर जा, पैसे वैसे दे जा। तो अब मैंने कहा यार इसका तो रोज़ कह कि पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। कह रही अरे पैसे कैसे नहीं है? उनकी नहीं है यार। तो कह रही खाने के तो होंगे, तो मैंने कहा ना खाने के भी नहीं है मेरे पास, मैंने वैसे बोल दी। कि खाने के पैसे नहीं है, मैंने कहा हाँ नहीं है। तो कह रही रुक जा बैठ इधर, दोनों मिलकर भीख मांगते, पहले तेरे खाने का जुगाड़ करवाती हूँ, रुक जा। और भाई फिर वो मेरे नाम से पब्लिक से ऐसे भीख सा मांगने लगी कि ये इंडिया से आया, इस पे खाने के पैसे नहीं है, इसको तो दे दो कम से कम, मुझे मत दो पर इसके लिए दे दो। मैंने कहा अरे आंटी यार मैं जा रहा हूँ मेरे घर खाना बना हुआ, मैं कह के निकल लिया। और एक और ओसाका में 2 तनबोरी जो पुल है ना जगह जो मेन है, जहाँ पर वो जो मेन जो गुलिको है जो पोस्टर है यहाँ पर ऐसे जो खड़ा रहता है, जो मेन स्पॉट है ना उसके वहीं पे फैमिली मार्ट है, उसके बाहर एक होमलेस भिखारी बैठा गत्ता लिए, उस पर लिखा हुआ था मैंने कल भी खाना नहीं खाया, आज के पैसे भी नहीं है और मेरे पास कल के खाने के पैसे भी नहीं है। फटे वटे कपड़े, बाल वैसे जैसे होमलेस से रहते हैं। फैमिली मार्ट के बाहर बैठा हुआ था, मैं अंदर गया, उसके लिए वो बेंतो बॉक्स से रहते, छोटे लंच बॉक्स से, उसमें चावल मीट वीट खाना पूरा बढ़िया अच्छा खासा पेट भर जाएगा एक इंसान के, इतना रहता है, और वैसे ही सस्ते ही आते हैं 500-600 येन के से। मैं उसे ला के मैंने उसे दे दिया, तो उसने लिया, कह रहा कि अरे बूता हुआ ना कता लो, मतलब कह रहा कि वो नहीं था पॉर्क इसमें सुअर वाला। तो मैंने की नहीं था तो सही, कह रहा ये कोरे और इसको नाई हमारी, अरे 14 है। वो कह रहा भाई कि ये तो इतना टेस्ट नहीं है, वो ला सुअर वाला। तो अब वो गर्म करवा लिया था मैंने, तो वो वापस तो कर नहीं सकते। ठीक है वही सब मैं खा लूँगा, तेरे लिए मैं नया लेके आता हूँ, पैसे जब लगाई दिए तो चल ठीक है तेरा पेट तो भरी दूँ। मैं अंदर गया, फिर उसके लिए सुअर वाला लेके आया, मैंने कि ले हमारी से खा ले। तो उसने वो लिया और अपना उसका झोला सा था उसके अंदर रख लिया। मैं खड़ा वहीं पे देख रहा कि अब खाएगा, 15 मिनट हो गए 20 मिनट हो गए, खा ही नहीं रहा। तो मैंने उससे बोली, मैंने कि अरे खाता क्यों नहीं है? कह रहा ना अभी मेरे खाने का टाइम नहीं है, अभी तो मेरे पीने का टाइम है। वो भी 70 प्लस ही था। मैंने कि दारू है तेरे पे, पीने के पैसे हैं? कह रहा ना पैसे वैसे नहीं है। कह रहा एक ला देना। तो मैंने कि बिन पिए नहीं खाएगा? कह रहा ना बिन पिए नहीं खाऊंगा। तो मैंने कि सही है तेरा सिस्टम भाई। मैंने कि फिर मैं इसके लिए ले आऊँगा, ये नाटक करेगा, पिएगा नहीं। मैंने कौन सी पीता है जनाब? तो कह रहा वो पीऊँगा स्ट्रॉन्ग जीरो नींबू वाली, यहाँ पर आती है वो 9% का एल्कोहल होता है उसमें, वो सर्वर हिला देती है बढ़िया। सारे अंग्रेज टूरिस्ट यहाँ वही मारते हैं। तो मैं उसके लिए अंदर गया और मैं 2 लेके आ गया। मैंने कि ले यार तू भी कर आज पार्टी, उसको मैंने दे दी। वो खूब राजी हो गए, खूब करा थैंक यू। तो यहाँ पर भाई कौन सा बूढ़ा बुजुर्ग इंसान सरप्राइज कर जाएगा ना, सोच भी नहीं सकते। अरे माइक तो चल ही नहीं रहा था यार, अब चला। हैरी पॉटर, जापान में इंडियंस के प्रति रेसिज्म कितना बड़ा है? क्या आपने कभी रेसिज्म फेस कराया जापान में? हाँ, रेसिज्म से लेकर यार बहुत सारे क्वेश्चन थे। अभी क्यों नहीं, जापान में रेसिज्म करते हैं लोग, लाइक कोरिया जैसा। अब भाई रेसिज्म की सुन लो, जैसा टीवी में देखा होगा कभी कि कोई मार पीट रहा है या घर के बाहर लिख दिया भाग जाओ यहाँ से, या ऐसे देख के ऐसे भाग यहाँ से, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई मारपीट नहीं करता। यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, पर हाँ रेसिज्म ना करके यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता है। वो ऐसा नहीं कि इंडियन के प्रति हो रहा है, वो यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए सबके लिए बराबर है। और उसकी ना वजह है भाई प्रॉपर, पता क्या, जापान एक आइलैंड है, यहाँ पर सारे जापानी ही रहते थे पहले। उसके बाद फिर बाहर से लोग आने लगे तो फिर थोड़ा बहुत मिक्सअप होने लग गया। बाहर के लोग और बाहर की दुनिया को लेकर ना यहाँ पर नॉलेज बहुत कम थी पहले। जितनी नॉलेज थी सारी की सारी यहाँ के टीवी मीडिया जो दिखा रहे हैं, टीवी न्यूज़ वगैरह पे। इंटरनेट तो अभी आया थोड़े टाइम पहले,
तो वहाँ से बनी है। तो वहाँ पे यार अब टीवी में दिखा रहे क्राइम पेट्रोल फॉरेन का, तो वहाँ के क्राइम सारे देखे। वैसे भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से बाहर के लोगों को यहाँ से अलग करके बीच में एक अपना कंट्रोल रखा जा सके, गवर्नमेंट का या कह लो या किसी बड़े बिजनेस करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का ले लो। तो उससे क्या हो गया, एक नॉलेज का गैप बन गया। तो यहाँ के लोगों को बाहर की चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। अब उससे जो अच्छी चीज़ है वो तो पता चल गई, और जो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं है उससे थोड़ा डर भी बैठ गया कि ये बाहर का इंसान है, ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ये बाहर का इंसान है, इसे हमारे तौर तरीके नहीं पता, ये लड़ाई झगड़ा करेगा, ये शोर मचाएगा। तो इस चक्कर में ना अवॉइड करते हैं कि यार इससे दूर ही रहो, ये कलेश ही मचवाएंगे। और या तो भाई पहले कोई आके ऐसी करवा गया हो कि एक्सपीरियंस ख़राब कर गया हो, जैसे किसी को इसलिए घर नहीं देते तो वो तोड़ फोड़ करके भाग गया, बिना पैसे दिए भाग गया, या आसपास के पड़ोसी दुखी कर दिए। अब जैसे इंडियन लोग हैं यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं, तड़का मारते हैं, छौंक उठता है, पूरा स्मेल हो जाती है भाई, धसका लगता है, खांसी वांसी आ जाती है, और दीवार पीली हो जाती है क्योंकि हल्दी मसाले डलते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है जो कि जैपनीज खाने से नहीं होती। और उसके बाद जब घर छोड़ा तो बिना साफ़ सफाई के भाग गए। अब भाई मकान मालिक कह रहा तुमने दीवार पूरी पीली कर दी यार, इसकी सफाई के पैसे लगते हैं, पैसे तो दो। और फिर उसके बाद फ़ोन ऑफ कर दिया या फिर ऐसे अवॉइड कर दिया। अब किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं इंडियन, तो अपना घर पे पार्टी वार्टी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, स्पीकर तेज तेज चला रहे हैं, तो फिर पुलिस आ जाती है शांत करने के, भैया शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ, आसपास के लोग सो रहे हैं। कितनी बिल्डिंगों में तो बाहर पोस्टर लगा हुआ स्पेशली यार हिंदी में कि इंडियंस कम शोर मचाओ हैं। तो भाई हमसे पहले अगर किसी ने ज़ीरो डिस्कवर करा है, मैथमेटिक्स में इंडियंस बहुत अच्छे माने जाते हैं, हमसे पहले वालों ने जिन्होंने महान महान काम करे, हमसे पहले उन्होंने इंप्रेशन अच्छा करा है, तो उनकी वजह से हमको अच्छा भी माना जाता है। पर जिन्होंने हमारे पहले जो इंप्रेशन ख़राब करा है उसकी वजह से हमारा इंप्रेशन ख़राब भी माना जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर हम अब किसी से मिलते हैं, अगर पहला इंप्रेशन है तुम्हारा, तो भैया कोशिश करो कि अच्छा रख के जाना कि तुम्हारे बाद वाले को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। पर तुम्हारे पहले अगर किसी ने ऐसी करा ली है तो फिर भाई वहाँ रुक के उसको कोशिश करो ठीक करने की, अपना इंप्रेशन कि पहले वाला जैसा था भैया वो वैसा था, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, सारे ऐसे नहीं होते। उसको अगर इस चीज़ का विश्वास दिला देंगे तो हम तो जैसा हमारा दिन तो कट जाएगा, पर हमारे बाद वालों के लिए चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वैसे नॉर्मल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेसिज्म को लेकर, पर तुमसे पहले अगर किसी ने मरवा रखी है ना, तो वो तो तुमको ज़रूर झेलना पड़ेगा। अगर वो अच्छा है तो भैया तुम्हें तारीफ़ मिलेगी, और अगर वो कुछ बढ़िया कांड करके गया तो तुम्हें उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। बारिश ही पड़ने लग गई यार, घर ही जाना पड़ेगा। बारिश पड़ रही बहुत तेज़ बाहर। भाई पता है इसमें से यार कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब मैं देना ही नहीं चाहता था। ये बातें मैंने किसी से नहीं करी, ना किसी को बताई, और बिल्कुल अवॉइड करने वाला था मैं, पर सोची कि यार कभी ना कभी तो बतानी पड़ेगी। चलो, यहाँ जैसे है ना, जापान क्यों चुना, यूरोप और अदर कंट्रीज क्यों नहीं सेटल होने के लिए। भाई मेरे पे ये चुनने के ऑप्शन नहीं था। पार्थ, व्हाट अबाउट योर पायलट करियर। ये GSVT, भाई ना जाने कितने सालों से कमेंट की रेडी में कमेंट कर रहा हूँ, कभी मेरा कमेंट भी ले लिया कर। यही क्वेश्चन है कि आपके पास BA, BSc और CPL की डिग्री है, और ये तीनों अलग अलग फील्ड्स की डिग्री हैं, और आप अभी जो काम करते हो उसका इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं। तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अब आप ही समझाओ। यार बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। स्कूल में भाई पढ़ाई वढ़ाई में तो मन लगता नहीं था बिल्कुल भी, पर 8वीं क्लास के अंदर एक टीचर ऐसे आए थे भाई, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे वो, तो उनकी वजह से पढ़ाई वो ऐसे आसान और बढ़िया तरीके से समझाते थे ना, तो मुझे फिजिक्स और मैथ्स समझ में आने लग गई थी। तो उस वजह से फिर थोड़ा बहुत ही हल्का सा मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लग गया था, जो कि उससे पहले कभी नहीं बना था। बस जैसे तैसे मैं पास हो जाता था। उससे पहले भाई मैं वही चीटिंग और पर्चियां कर करके पास होता था, मेरे बस की नहीं थी पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगा तो 10वीं में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। वो थे 63.2% आई थी मेरी 10वीं में, जो कि मेरे तो 35 भी नहीं आने वाले थे। तो फिजिक्स जब पढ़ने में मन लग गया था तो सोचा था कि नॉन मेडिकल ही लेंगे, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। पर वो टीचर स्कूल छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बदले में जो दूसरे टीचर आए तो उन्होंने फिर बेड़ा गर्क कर दिया था, पढ़ाई से फिर मन हट गया था। 12वीं में जैसे तैसे कर करा के बस मैं जैसे तैसे पास हो गया, मुझे पता है मैं कैसे पास हुआ हूँ। तो उसमें मेरी परसेंटेज आ गई थी 55। तो 12वीं के बाद भाई हाँ, और घर में पैसे वैसे नहीं थे बिल्कुल भी। पिताजी एक फैक्ट्री में वर्कर थे, एस्कॉट्स नाम की फैक्ट्री है, उसमें लाइन पे जो ट्रैक्टर असेंबली होती है ना, ट्रैक्टर के पार्ट जमा करते हैं, वो आते हैं, उस पर खड़े होकर काम करते हैं। 8-9 घंटे 10 घंटे की उनकी ऐसी ड्यूटी थी, और वो करी उन्होंने पूरे अपने जीवन भर। तो घर पे पैसे वैसे थे नहीं। 8,000 तनख्वाह तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, उसके बाद बढ़ के हो गई थी 10,000। उन्होंने, मैं, मेरा बड़ा भाई और उससे बड़ी मेरी बहन, तीनों बच्चों को उन्होंने कैसे पाला भैया वो तो वही जानते हैं।
तो घर में पैसे वैसे तो थे नहीं, तो पता था कि भाई जिस भी चीज़ में पैसे लगेंगे पढ़ाई के लिए वो तो हो नहीं पाएगा, तो फ्री में या फिर सस्ते में कुछ ना कुछ करना है। और वो ही पता था कि भैया फौज ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ्री में एडमिशन हो जाता है, सरकार के खर्चे पे सारा कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है और समाज में भाई बड़ी इज्जत होती है। तो एनडीए का एग्ज़ाम दिया मैंने 2 बार। एयरफोर्स पायलट बनने का बड़ा मन था, उसमें 2 बार फेल हो गया था, नहीं हुआ था। AIEEE इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है हमारे वहाँ पर, वो दिया था मैंने, उसमें 4-4.25 लाख कुछ रैंक आई थी मेरी, उसमें टोटल बच्चे ही 4.5 लाख होंगे। पर जब जो एनडीए का एग्ज़ाम देने में गया था वहाँ पर आसपास के बच्चों से जो बातचीत थोड़ी बहुत हुई, वहाँ पर पता चला कि अरे एविएशन इंडस्ट्री में तो बहुत बूम चल रहा है, कितने हज़ार पायलट होगी तो कमी चल रही है, और उसमें ट्रेनिंग के लिए पैसे भी नहीं लगते, बहुत आसान है पायलट बनना। 6 तरह के एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ, और एग्ज़ाम के बाद फ्लाइंग करनी होती है, 200 घंटे की फ्लाइंग करनी होती है, उसके लिए पैसे नहीं लगते, एजुकेशन लोन मिल जाता है, और वो लोन से वो सारी फ्लाइंग करो। फ्लाइंग करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा कमर्शियल पायलट लाइसेंस और नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद तुम्हारी तनख्वाह से वो लोन कटता रहता है। तो मैंने कहा इसमें तो पैसे नहीं लग रहे यार, और पायलट बन जाएंगे। वैसे तो 4 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, नॉन मेडिकल के लिए करियर ऑप्शन तो इंजीनियरिंग ही होता है, तो वो था कि अब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करेंगे, 4 साल लगेंगे और 4-5 लाख रुपए भी लगेंगे। हम तो यहाँ भाई 2 साल में पायलट बन जाएंगे और उसके बाद दुनिया भर में उड़े डोलेंगे, मस्त देश विदेश, बड़ा नाम हो जाएगा संसार में। तो ऐसा सोच के मैं मस्त राजी राजी घर गया। घर में मैंने बताया कि देखो ऐसे इंजीनियरिंग करूँगा, 4 साल लगेंगे, 4-5 लाख रुपए भी लगेंगे, इसमें क्या है 6 एग्ज़ाम की कोचिंग होएगी, 25,000 रुपये लगेंगे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब हुआ करता था उस टाइम पे, अब है कि नहीं पता नहीं। तो उसमें 25,000 रुपये में ऐसी ग्राउंड क्लासेस जो थ्योरी की ट्रेनिंग होती है वो दी जाती थी। मैंने घर पे बोला भाई 25,000 रुपये लगेंगे, 2 साल में पायलट बन जाऊंगा, पैसे कुछ नहीं लगेंगे, लोन मिल जाता है, करियर सेट, लाइफ चकाचक। घर वालों को लगा कि पायलट के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, पर मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि पैसे बिल्कुल नहीं, 25,000 देने का और लड़का पायलट बन के घर। तो भैया दिल्ली फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लिया, उसके बाद पायलट की पढ़ाई करने चालू कर दी। पर उसी टाइम पे क्या हुआ, DGCA के रूल बदल गए। एग्जाम देने हैं ना 6, उससे पहले 50 घंटे की फ्लाइंग करनी पड़ेगी खुद, और उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, डायरेक्ट एग्जाम दे सकते थे, पर मेरी बारे में क्या हुआ, रूल बदल गए थे, 50 घंटे की फ्लाइंग करनी मैंडेटरी हो गई थी, जरूरी हो गई थी। तो फिर मैं घर आ गया, मैंने बताया कि अब तो सपना तो भैया टूटा सा लग रहा, पायलट तो नहीं बन पाएंगे, पैसे लगेंगे, उसके लिए 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे। 5500 रुपये घंटा उस टाइम पे फीस होती थी 1 घंटे की फ्लाइंग की। तो पूरे 50 घंटे की फ्लाइंग के कोर्स के मेरे लगने वाले थे 3-3.5 लाख रुपए। अब पिताजी पे पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने बोला कि चल अपनी फ्लाइंग ये 50 घंटे की तो कर। उन्होंने जहाँ कहाँ से कैसे करके कर्जा वर्जा लेके मेरे को पैसे दिए, मेरी फ़ीस भरी, और मैंने फ़्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया था। जमशेदपुर का जो फ़्लाइंग क्लब है वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ गया था मैं फ़्लाइंग करने। फ़्लाइंग करते करते वहाँ पर जो हमारा इंस्ट्रक्टर था ना, वो सबको बहुत मारता था कॉकपिट में, दबाई दब, लैंडिंग ख़राब हो जाती थी तो वो फेमस था मार पीट करने के लिए, वो डर बैठाता था। मेरे जो बैचमेट है उन्हें सबको पता है, पर वो सबको मारता था, उसने मेरे को भी मारा। पर जब उसने मेरे को मारा ना, तो मेरा भैया कान का पर्दा फट गया था। तो हमारा होता है मेडिकल टेस्ट, क्लास 1 मेडिकल बोलते हैं उसको, हर पायलट का होता है, पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है कि ये फ्लाइंग करने के लिए मेडिकली फिट है कि भी नहीं। तो मेरा वो मेडिकल टेस्ट होने वाला था। उससे पहले होता है क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल में थोड़ा हल्का होता है, जो नॉर्मल डॉक्टर करते हैं। क्लास 1 मेडिकल होता है फौजी वाले डॉक्टर करते हैं, उनके वो आर्मी के सेंटर्स जो बने हुए हैं वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वहाँ पर टेस्ट होता है वो वाला। फ्लाइंग के बीच में जब मैं वो मेडिकल टेस्ट करने वापस आया दिल्ली में, तो भाई डॉक्टर ने कान का देखा, पर्दा फटा हुआ, उसने मुझे वहाँ पर मिल गया सर्टिफिकेट, मेडिकली परमानेंटली अनफिट फॉर फ्लाइंग। मेडिकली मैं परमानेंटली अनफिट मेरे को डिक्लेयर कर दिया था कि फ्लाइंग नहीं कर सकते उस एक की वजह से। वो एम्स वाली साइड कौन सा पुल है वो, उससे मैं ऊपर कूद जाता नीचे, मेरा तो सपना टूट गया था। पर मैं घर आया, मैंने बताई सारी बात। मैंने घर में नहीं बताई थी कि मेरे कान पे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने घर आया, जब मैंने सारी बातें बताई, घर वालों को भी गुस्सा आया। उस पर मैं केस कर सकता था, उसका करियर ख़त्म कर सकता था अपना, जो मेरा फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था, पर मैंने पता नहीं कुछ नहीं किया। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, बहुत सारे आर्मी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, DGCA के पास गया, वहाँ मुझे पता चला कि ये जो मेरा जो प्रॉब्लम बनी है ये सर्जरी से ठीक हो सकती है, मैं इसको रीअपील कर सकता हूँ। अगर मैं सर्जरी से ये ठीक करवा के फिर दोबारा से मेडिकल टेस्ट दूंगा, एक अटैम्प्ट मिलता है, मैं दोबारा से अगर मेडिकल टेस्ट दूंगा, एक बार जो मिलता है सबको रीअपील करने का मौका, उसमें हो सकता है मैं मेडिकली फिर से फिट हो जाऊँ, फिर से पास हो जाऊँ। मैंने घर में बताई, पिताजी ने बोला कि करेंगे कहीं ना कहीं से, कर्जा वर्जा फिर से लिया, मेरी सर्जरी करवाई हॉस्पिटल में कान के पर्दे की। फिर उसके बाद मैंने रीअपील करा, जो मुझे मेडिकल की अपॉइंटमेंट मिली थी वो बेंगलोर में मिली थी, मैं बेंगलोर गया था अकेला। वहाँ से फिर वो मेरा टेस्ट हुआ, मैं मेडिकली फ़िट हो गया था। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने फिर से फ्लाइंग शुरू कर दी थी। जो इंस्ट्रक्टर था जिसने मेरा कान
डैमेज किया था वो वहाँ से छोड़ चुका था। उसके साथ तो वैसा हुआ था, वो ऑलरेडी किसी और केस में अरेस्ट हो गया था और जेल के अंदर था, उसके लाइसेंस वाइसेंस सस्पेंड हो गए थे। खैर एनीवेज, तो फिर मैं वहाँ से अपनी फ़्लाइंग ख़त्म करके 50 घंटे की वापस एग्ज़ाम देने जब वापस आए अपने घर, तो पता चला कि मेरा बड़ा भाई है उसका मर्डर कर दिया गया। समझ तो नहीं आया था कि क्या हो रहा है, पर वो पुलिस केस चला खूब, मैं अपने एग्ज़ाम भी दे रहा था, ये सब भी चल रही थी चीज़ें। तो मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम जैसे तैसे पास हो गए। उसके बाद से फिर मैं लोन लेने के लिए ट्राई कर रहा था। ऐसा फरीदाबाद में कोई बैंक नहीं है प्राइवेट या सरकारी जहाँ पर मैंने लोन अप्लाई नहीं करा, सब जगह से रिजेक्ट कि भैया कमर्शियल पायलट लाइसेंस की फ़्लाइंग के लिए एजुकेशन लोन जो है वो नहीं मिलता, आप प्राइवेट लोन उठा सकते हो, अपने घर के कागज़ लेके आ जाओ गारंटी के लिए, उसके बदले में जितनी कीमत होगी उतना लोन आपको मिल जाएगा। फ्लाइंग के लिए पैसे चाहिए थे 20 लाख रुपए के कुछ आसपास। मेरे घर की तो उतनी कीमत भी नहीं थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना पूरा का पूरा घर ही गिरवी रख के यार अपनी पढ़ाई करने लग जाऊं। अब उस टाइम पे कुछ हो तो रहा नहीं था, पर वो था कि ग्रेजुएशन तो कर ही लेते, कम से कम नौकरी के लिए मिनिमम किसी भी तरह का काम करेंगे ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। फिजिक्स में पढ़ सकता था भाई, मैंने बीएससी फिजिक्स में एडमिशन ले लिया था, पर किसी ने मेरे को बोला कि वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी से एक बीए का फॉर्म भी भर दे, बीए इंग्लिश में कर ले, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, पास हो जाएगा, एक बैकअप के लिए ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगी कम से कम। और फिर किंगफिशर एयरलाइंस हुआ करती थी उस टाइम पे, उसका एक प्रोग्राम चला था, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो जो बाकी की फ्लाइंग तुम्हारी बच रही है वो कंपनी अपने खर्चे पे करवाएगी, पर उसके बदले तुम्हें बॉन्ड भरना पड़ेगा 5 साल या 7 साल, उतने साल नौकरी करनी पड़ेगी, फिर वो जो लोन बन गया है ना तुम्हारा, वो तुम्हारी तनख्वाह से कटता रहेगा। वही मैंने कि हाँ यही तो चाहिए था। फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ पर फिर मैंने अपनी फ्लाइंग ख़त्म करी, मेरा लाइसेंस बन गया। उसके बाद फिर जब नौकरी करने की बारी आई तो भैया किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे जिनके करियर उनके साथ जुड़े हुए थे, तनख्वाह थी जो भी थी, सारा का सारा मामला लेके सब कुछ भैया विजय माल्या साहब लेके पार गए। सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के बाद नौकरी नहीं मिलती, उसके बाद टाइप राइटिंग करनी होती है, कमर्शियल जहाज जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए 35-40 लाख और रुपए लगते हैं, वो तो घर पे कतई हो ही नहीं सकते थे। पर जिस टाइम पे मैं घर पे अपने ये सारी बातें करता, पर उस टाइम पे मेरे घर पे मेरी मदर को कैंसर हो गया था। तो फिर तो क्या ही सोचना था, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल्स के चक्कर, उनके ट्रीटमेंट में फुल टाइम में उनके साथ रहता था। उसी दौरान करियर का भी ये चल रहा था कि जीवन में मैं करूँगा क्या। जिम विम थोड़ा बहुत जाता था मैं उस टाइम पे, पर उसके बाद से फिर मैं बहुत ज़्यादा खींच के जिम जाने लग गया था। मैं मिस्टर फरीदाबाद के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी मैंने एक बार पार्ट करा हुआ। सोचा था कि फिटनेस में कुछ कर लेंगे, पर वहाँ जब कंपटीशन जब मैंने खेला तब देखा तो वो रहे यहाँ तो भैया इंजेक्शन खोरी दबा दब चल रही है, तो मैंने कि ये तो नहीं हो पाएगा। पर उसके बाद फिर मैंने फिटनेस ट्रेनिंग का एक कोर्स भी करा था, 4-5 हज़ार में हो जाता था उस टाइम पे। उस दौरान मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया था, वो ठीक हो गई थी। फिर मैंने सोचा था कि बाकी की फ़्लाइंग करने के लिए लोन उठा के मैं फ़्लाइंग करने न्यूजीलैंड जाने वाला था। मैंने एक एजेंट के थ्रू वहाँ पर फीस भरी थी, जो शुरू में पैसे भरने होते हैं। मुझे भैया कहीं से लोन मिला ही नहीं। मैंने कभी मर्चेंट नेवी में अप्लाई करा, मैं हर जगह अप्लाई करता रहता था, कभी कहीं तो कुछ बात बने। तभी किसी ने बोली कि फॉरेन लैंग्वेज थी कोई से सीख लो, और उस टाइम पर फिल्म भी आई थी वो वाली, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेन्योरिटा। तो वो देखा, मैंने कि चल स्पेनिश ही सीख लेते हैं यार, सस्ते में सिखा रहे थे, वही 4-5 हज़ार रुपये में स्पेनिश सिखा रहे थे। मैंने कि चल इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, सीख लेंगे और उसके बाद हम भी सेन्योरिटा करके नाचेंगे। मैं स्पेनिश की फ़ीस भरने के लिए लाइन में लगा हुआ था, उसकी लाइन थी बहुत ज़्यादा लंबी। अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तो उन्होंने बोला कि अरे ये साथ वाली लाइन खड़ी, इसमें भर देना फ़ीस, क्या दिक्कत आ रही है। तो फीस भर दी। फिर अगली बार जब मैं क्लास लेने गया तो मुझे मेरा नाम जो था वो जैपनीज़ क्लास में लिखा हुआ था। तो मैंने कि यार बदलवाऊँ ना बदलवाऊँ। फिर एक दोस्त से पूछी, उसने बोला नहीं, जैपनीज़ ट्रांसलेटर को भी बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने कि जब ये कह ही रहा है तो चल जैपनीज़ सीख लेते हैं। जब मैंने जैपनीज़ क्लासेस ज्वाइन करी थी तब फिर मेरी मदर का कैंसर वापस आ गया था। उनके साथ मैं फिर वही उनके हॉस्पिटल से उनके ट्रीटमेंट में उन्हीं के साथ रहता था। क्लास में मैं जाता था, कभी नहीं भी जाता था। 2 साल का वो कोर्स था, जितना वो कोर्स चला उतना ही टाइम मेरी मदर का ट्रीटमेंट भी चला था। उनके इलाज के लिए पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था। जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से अर्ली रिटायरमेंट भी ले ली थी। मेरी बड़ी बहन, उसकी शादी करनी थी, तो पिताजी ने एक छोटी मोटी ज़मीन थी उनकी, वो बेच के उसकी शादी करी। जैसी उसकी शादी करी थी उसके अगले दिन ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो ये सारा कुछ कर करा के भैया पिताजी के पास जो रिटायरमेंट के जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनके पास एग्जैक्ट अमाउंट बचा था 10 लाख रुपए। जो मैं जैपनीज पढ़ रहा था, 2 साल का कोर्स था, उसका जब फाइनल एग्जाम था मैं उसमें फेल हो गया था। एक दोस्त ने बताया कि वहाँ वहीं पास में कोरियन भी सिखा रहे हैं, ऐसी 4-5 हज़ार में कोरियन भी सिखा रहे हैं, और जो 1 साल के बैच में जो अच्छा करता है उसको कोरिया भेजते घूमने के लिए हफ्ते भर में, कि चल इसी बहाने विदेश चले जाएंगे यार। तो फिर मैं 6 महीने के लिए मैं कोरियन सीखने लग गया था। वो विदेश जिसको जाना था उसमें मेरा
मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं पढ़ाई वढ़ाई इतनी करता नहीं था। फिजिक मेरी थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी हो गई थी। किसी ने बोला था कि मुंबई चला जा, मॉडलिंग के 1-2 काम मिल जाएंगे, उसमें थोड़े से पैसे बन जाएंगे 10-12 हज़ार रुपये। तो उसके लिए फिर मैं मुंबई गया था, 1-2 महीने मुंबई रहा था, एक्टर बनने गया था। पर पता वता तो कुछ था नहीं वहाँ पर, वो आराम नगर वो कोई जगह, वहाँ पर जाके लाइन में लग जाओ, कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। थोड़े बहुत पैसे फूंक के भाई मैं वापस अपने घर आ गया था। और मेरे फादर ने बोला मेरे को कि मैंने रिटायरमेंट जो ली है अभी, उसके बदले में उनकी कंपनी पे एक वो है रूल कि उनके बदले उनका बेटा लग सकता है। मेरे फादर जहाँ काम करते थे, जिस फैक्ट्री में, एस्कॉर्ट्स उसका नाम है, उसमें मुझे वर्कर के तौर पे नौकरी में अपने बदले लगा रहे थे। मेरी तनख्वाह भी 8,000 ही लगती। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ रहेगा तो ये नौकरी करनी पड़ेगी और इसके बाद हम तेरी शादी करवाएंगे। दिल्ली में एक लाइब्रेरी है जापान फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पर हम पढ़ने जाया करते थे। तो वहाँ पर एक दोस्त ने मेरे को बोली कि भैया ये जो जापान फाउंडेशन वाले हैं ना, ये वो करवा रहे हैं, कोई फेयरवेयर है और यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोई फेयरवेयर है जापान की, तो इस पर वॉलंटियर चाहिए, उसमें 1,000 रुपये दे रहे हैं सबको। तो मैंने कह रहे 1,000 रुपये मिलेंगे, तो मैं भग गया वहाँ पर 1,000 रुपये के लिए। उसके बाद वहाँ पर लैंग्वेज स्कूल थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, इनमें कैसे एडमिशन होता है वो सब अपना अपना बता रहे थे। तो वहाँ मुझे पता चला कि भैया जापान में लैंग्वेज स्कूल में 5 लाख रुपये दे के एडमिशन हो जाता है और 2 साल की पढ़ाई करने के बाद उसके बाद आप अपनी नौकरी वोकरी ढूंढ लो। पर उसके लिए तुमको जापानीज लैंग्वेज का कोई कोर्स करा होना चाहिए इंडिया से। मैंने कि अरे 2 साल तो मैं पढ़ा हूँ उस वाले स्कूल में, ठीक है। फिर मैं वापस से अपने पुराने वाले जापानीज लैंग्वेज स्कूल के इंस्टीट्यूट में गया। वहाँ पर मैंने फाइनल एग्ज़ाम का रीटेस्ट दिया था, बहुत रिक्वेस्ट करके वो रीटेस्ट दिया, मैं उसमें पास हो गया था। फिर वो सर्टिफिकेट मेरे पे मिल गया था और यहाँ मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। वो मैंने अपने घर में बताई, 5 लाख में मैं 2 साल के लिए वहाँ पर पढ़ाई करने चला जाऊँगा और उसके बाद मेरी वहीं पर नौकरी लग जाएगी। तो मेरे फादर ने बोला कि ये मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, तेरे से यहाँ रहा नहीं जाएगा, तू ये पैसे इनका जैसे यूज़ करना कर और अपनी ज़िंदगी बना ले। तो भैया फिर वो उस पैसों से मैंने जापान के लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया था, टोक्यो शिंजुकू, और फिर मैं यहाँ आ गया था। तो जापान आना मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी, पर मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। सुभाष पवार भाई, मेन इनकम सोर्स क्या है, यूट्यूब या जॉब? एकेडमी का क्या हुआ? भाई यूट्यूब पे मैं वीडियो इतनी ज़्यादा डाल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरा जो है वो है मेरी नौकरी। एकेडमी मेरी चल रही है, उसमें मैं सैटरडे संडे पढ़ाता हूँ। आज बाहर जाने का प्लान था पर क्लास लेनी है ना, इसलिए जा नहीं पाया। तो इसमें जो वो है कवि कहना चाह रहे हैं, पेपर आ रहे हैं हमारे को, आज करते हैं मामला सेट। वो मैं बताऊंगा सारी चीज़, उसके लिए हम बैठे। इसके बारे में और भी सवाल है। सर हाउ शुड आई अप्लाई फॉर योर अकेडमी टू स्टडी जापानीज़? कुछ नहीं है भैया, वेबसाइट बनी हुई है, इंस्टाग्राम पेज बना है, उस पे जाओ, मेरे साथ लोग काम करते हैं, वो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो भैया JLPT के लिए बैच लाओ RRJ अकेडमी पे। हाउ टू ज्वाइन RRJ अकेडमी, प्लीज़ टेल मी, आई वांट ज्वाइन इट बिकॉज आई वांट टू गिव JLPT N5, प्लीज़ रिप्लाई। भैया अरे JLPT के लिए ही सारे कोर्स बना रखे हैं भाई, मैंने बनाए हैं। 2 साल तो इंडिया में पढ़ा था, मुझे पता है कैसे पढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर भी पूरे 2 साल लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई करी, मुझे पता है यहाँ पर भी कैसे पढ़ाते हैं। तो सबका जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पर मैंने आसान रास्ता ढूंढ के कर लिया ना अपना, कैसे ना कैसे करके, तो वही सबसे शॉर्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट तरीका मैं इसमें अपनी एकेडमी में पढ़ाता हूँ। हर सैटरडे संडे मैं इसमें पढ़ाता हूँ। मेरे साथ और भी टीचर है, उनको भी मैंने ही बता रखा है कैसे कैसे पढ़ाना है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का 8 साल की नौकरी का, 3 साल के स्टूडेंट का सारा मैं शेयर करता हूँ। अब तो 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और कितने सारे स्टूडेंट तो अब जापान में आके लैंग्वेज स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और उनसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ। तो सही चल रहा है, ठीक ठाक। बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, पर खैर जो बात मन में दब रही थी बहुत टाइम से, निकाल दी। तो अपना बढ़िया लोट मारेंगे। और हाँ, वो जो ऑफिस में पुलिस आई है ना, उसका पता चल गया मुझे सारा कलेश। पर ये पूरी अलग से मैं वीडियो अगली वाली में बताऊंगा तसल्ली से, ये वाली यहीं निपटाते। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कतई कलेजे से थैंक यू। ओए तुम्हें ही कह रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं कर रखा ना, आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।